एनसीईआरटी चल रहा है और ये हिस्ट्री का चल रहा है और आज है अध्याय 3 का। इस टॉपिक का नाम है आरंभिक नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा की कहानी। ये क्या है? तो हड़प्पा की कहानी। तो चलिए इसका कहानी हम लोग पूरे डिटेल में देखते हैं और वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। फालतू चीज़ यहाँ पर मेंटेनेंस किया हुआ नहीं है। जो चीज़ एग्ज़ाम में बनता है वही चीज़ पढ़ेंगे। ऐसा लगेगा कि एक लाइन पढ़ रहे हैं तो लगेगा हाँ इससे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ऐसा ही यहाँ पर है। आप लोग सिर्फ देखते जाइए, सुनते जाइए, पढ़ते जाइए और बस आप लोग नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स बनाने से होगा क्या कि आप लोग को 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप लोगों को ये नोट्स काम आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ है? तो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई। हड़प्पाई नगरों की विशेषता। इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है, यह पश्चिमी भाग था और यह ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत छोटा था। ये क्या था? पश्चिमी भाग में था और ऊंचाई पर बना था। ये अपेक्षाकृत क्या था? तो ये छोटा था। ये नगर दुर्ग। दूसरा में है निचला नगर। यहाँ पर होगा, यहाँ पर निचला हो गया है, निचला होगा, ठीक है, निचला। ये निचला नगर होगा, ठीक है। यह पूर्वी भाग तथा और यह निचले हिस्से पर बना था। यह बड़ा भाग था। यह क्या था? नगर दुर्ग। ये पश्चिमी भाग पर था और ऊंचाई पर था और ये अपेक्षाकृत क्या था? छोटा था। और ये जो निचला भाग है, यहाँ पर निचला होगा, ठीक है ना। तो निचला भाग है वो कहाँ पर था? तो पूर्वी भाग में और ये निचले हिस्से पर बना था और ये बड़ा भाग था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंट की बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? तो पक्की ईंट की बनाई गई थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग देखेंगे। मोहनजोदड़ो। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चौकोर की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं। अब यहाँ पर ये चित्र को देखिए, ये है स्नानागार। इसमें देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं और इधर से भी सीढ़ियाँ हैं, जो दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होते हैं और उतरने के लिए। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ क्या है? तो घर भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसे देखिए आसान से समझ में आ जाएगा कि ये कैसा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है भवन, नाले और सड़कें यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सड़क होगा। सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे
बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। क्या होता था? एक स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। अब चलिए देखते हैं नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करते होगी। नगरों में लोग निर्माण कार्य का संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके सोने से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। लिपिक, कुछ लोग मुहरों पर लिखते थे। कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और गन और बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने एवं बर्तन, बाट और चाट पत्थर, मनके, कार्निलीय पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कि फैंस बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैलकर तैयार किया गया पदार्थ। कच्चा माल, यहाँ पर माल होगा, ठीक है ना, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान होगा, यहाँ पर कृषि होगा, ठीक है, यहाँ पर कृषि होगा, ठीक है, मतलब प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक होगा यहाँ पर। कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। मेहरगढ़ 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। कच्चे माल का आयात। अब ये लोग कच्चे माल का आयात कहाँ से करते थे, ठीक है, तो चलिए उसे देखते हैं। तो तांबा कहाँ से करते थे? तो राजस्थान और ओमान से। सोना कहाँ से? तो कर्नाटक से। टीन कहाँ से? तो ईरान से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ये कैसे क्वेश्चन बनता है? तो ये मिलान वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऐसे करके मिलान वाला क्वेश्चन बनता है और इससे 2-3 मरतबा ये रिपीट हो चुका है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगर याद नहीं रखेंगे तो ये मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है भोजन। अब भोजन, ये लोग भोजन के लिए क्या क्या करते थे? तो हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे। क्या करते थे? हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या चीज़ उगाते थे? तो गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान और तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए ये लोग हल का प्रयोग करते थे, ठीक है, और सिंचाई के लिए जल का। ऑब्वियसली बात है कि जब कोई भी चीज़, यहाँ पर मान के चलिए ये खेत है और इसमें अगर कोई चीज़ बो रहे हैं तो इसके लिए सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो सिंचाई के लिए जल का ज़रूरत था, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है ये सारी चीज़ आज हम लिए हैं, इससे बाहर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। एक एक लाइन अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा के लोग, अब हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे, क्या क्या करते थे, चलिए देखते हैं। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। यहाँ पर पालते थे लिखा है, जो टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो पालते हैं ये पिलते हैं लिखा गया है, ठीक है ना, इसके लिए माइंड मत कीजिएगा, इसके लिए सॉरी बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मेरी बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। तथा बेर को इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना तथा हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब धोलावीरा, अब इसमें चलिए देखते हैं धोलावीरा कहाँ है। तो धोलावीरा गुजरात खादर बेट के किनारे बसा था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंचाई दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े प्रवेश द्वार थे।
एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किया जाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खोदा पाया गया, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। खोदा पाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लोथल, अब लोथल में क्या क्या मिला था, चलिए उसे देखते हैं। खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती उपनदी के किनारे बसा था। यहाँ शंख मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी भंडार गृह मिलते। ये लोथल से बस इतना याद रखना है कि ये क्या क्या मिला है, इससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है सभ्यता के अंत के कारण, मतलब बहुत बड़ा शहर था लेकिन ये अंत कैसे हुआ, तो चलिए इसे जानते हैं कैसे अंत हुआ। नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश, कुछ भागों में बाढ़ आ गई, चरागाह समाप्त हो गए, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, युद्ध इत्यादि। तो इसका असल में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि इसका समाप्त होने का कारण क्या था, लेकिन बस अनुमान लगाया गया है कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ होगा जो कि समाप्त हो गया। इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये समाप्त हुआ कैसे है। ठीक है, तो ये समाप्त होने के बारे में इसमें क्वेश्चन बनेगा। 2-3 दे देगा सही करने के लिए और एक गलत देगा, तो उसे गलत कौन है उसे छांटने के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो क्या बताती है किताबें और खबरें। जैसे सबको मालूम है कि एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, तो आज का जो चैप्टर है वो है 4 और उसका नाम है क्या बताती है किताबें और खबरें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा थ्योरी आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा और PYQ भी यहाँ से मिलेगा। आपको 50+ यहाँ से तैयारी होगा। SST का सीटेट का जो पेपर 2 में SST है उसके बारे में ये हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राचीनतम ग्रंथ वेद। वेद कितने हैं, तो 4 हैं। कितने वेद है, तो 4 वेद हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ज्ञान। वेद का संकलन कृष्ण देवदास ने किया। वेद कितना है, तो 4 है। कौन कौन सा है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन है, तो ये ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है दोस्तों, तो ऋग्वेद है। तो चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। क्या है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। कब हुई, तो 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है, तो सूक्त कहा गया है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सूक्त लिखा गया, सूक्त होगा तो 1600 मंत्र हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृति है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। कितने देवता है महत्वपूर्ण, तो 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र और तीसरा है सोम। 3 देवता क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भुर्ज वृक्ष। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है, तो यहाँ पुणे महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में क्या है, तो सुरक्षित है। अब देखते हैं हम लोग प्रार्थनाएं क्या है, तो प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में मवेशियों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयाँ के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है। कौन कौन सा नदियाँ हैं, चलिए देखते हैं। जैसे
ब्यास नदी हो गया, सतलुज हो गया, सरस्वती हो गया, सिंधु, गंगा, यमुना का एक बार जिक्र मिलता है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जा रहा था। यानी काम का वर्गीकरण भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान के आधार पर लोगों के लिए शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जा रहा था। काम के आधार पर जैसे दो समूह थे। कितने समूह थे? तो दो समूह थे। पुरोहित क्या थे? तो जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। यह यज्ञ में अनुष्ठान कार्य करते थे। क्या करते थे? यह यज्ञ में अनुष्ठान कार्य करते थे। अब राजा, यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे। यह ना महल में रहते थे, ना राजधानियों में, ना ही सेना रखते थे, ना कर वसूलते थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। क्या? तो अपने आप शासक नहीं बनता था। नेक्स्ट है जनता व पूरे समाज के लिए। जन, इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द तथा था कि विष, जिसका वैश्य शब्द निकला है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे। वे विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं को क्या किया? रचना की, वो खुद को क्या कहते थे? तो ये आर्य कहते थे, और विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित हुआ था, माना बना था। तो चलिए देखते हैं 4 कौन कौन सा है। तो ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और वैश्य व्यापारी, क्षत्रिय सेना, और शूद्र दास। यानी सेना, क्षत्रिय क्या? तो सेना। चलिए अब इसे देखते हैं, ठीक है। तो महापाषाण 3000 साल पहले शुरू हुई ये शिलाखंड। महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह पत्थर दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल। महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे के प्रयोग आरंभ हो गया था। यानी यहाँ पर एक मृतकों को क्या करते थे? दफनाया जाता था। दफनाने के बाद उसका इधर उधर क्या करते थे? इधर पत्थर रख दिया जाता था। बहुत ही अच्छे और सुंदर ढंग से रखा जाता था। और ये प्रचलित कहाँ कहाँ था? तो ये दक्कन, दक्षिण भारत, और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था ये, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो आगे है इनाम गांव। 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन शव के पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। बीज कहाँ पर है? तो इनाम गांव में। अगर इनाम गांव पूछेगा कि इनाम गांव में क्या क्या मिला है, तो अब यहाँ से यहाँ तक आप याद रखेंगे, ठीक है। गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियाँ मिली है। क्या मिली है? तो जानवरों की हड्डियाँ मिली है। कहाँ? तो इनाम गांव में, ठीक है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरन, सुअर, चिड़िया, कछुआ और केकड़ा
और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जानवरों को कितना कितना जानवर है, कौन कौन सा जानवर का हड्डियाँ पाई गई है। इनमें से में दे देगा और पूछेगा कि नाम गाने कौन पाया गया है या कौन नहीं है इसमें से में। तो इसको आप याद रखेंगे तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, तो उससे आंसर कर पाएंगे। कोई फालतू लाइन इसमें नहीं है, ठीक है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 300 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। नेक्स्ट है शासक। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायोग को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के क्या हो गया, जनपद के राजा माने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। क्या हो गया, जनपद की क्या है शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जन के बसने की जगह है। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए घोड़े दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो क्या क्या, किसी दूसरे राजा ने अगर रोक दिया उस घोड़े को तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, तो युद्ध करना होगा। अगर उसे जाने दिया तो वह अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है, मतलब जो अश्वमेध वाला राजा है वो अधिक शक्तिशाली है, इसीलिए उसका घोड़े को कोई नहीं रोका, ऐसा माना जाता था। पुरोहित द्वारा संपन्न होता था कि तथा विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था। मतलब जीत, अगर युद्ध हो जाता था, युद्ध होने के बाद अगर जीत होता था तो जीत होने के बाद और बाकी जो राजाएं थे उनको क्या करता था, आमंत्रित करके वो खुशियाँ मनाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए, जैसे कि है यहाँ पर सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उपनिषद है। अब यहाँ पर वर्ग देखिए, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में, तो 4 वर्गों में। तो कौन कौन सा किए हैं, तो चलिए देखते हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और जनपद। वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना किसका काम था, तो ब्राह्मण लोग करते थे। और क्षत्रिय का काम क्या था, तो युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। जैसे अभी वर्तमान में सैनिक लोग देश का रक्षा करते हैं, जनता का रक्षा करते हैं, वैसे ही युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना इनका काम था। और वैश्य, इनका काम क्या था, तो कृषक, पशुपालक और व्यापारी। समझ में आ रहा है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाला है सारा क्वेश्चन यहाँ पर सारा एक एक लाइन ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर जन के बसने की जगह होता है। और महायोग करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इनमें लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे। क्या करते थे, झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी और जानवरों को पालते थे। और चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे। ये लोग ये सारी चीज़ भी उगाते थे, ठीक है। कुछ जनपद के यहाँ पर देख लेते हैं। तो दिल्ली, पुराना किला, उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर, एटा, अतरंजी खेड़ा, याद रखेंगे। महाजनपद, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। कितना साल पहले, तो 2500 साल पहले इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। क्या होती थी, एक राजधानी होती थी। जैसे छोटे छोटे गांव है, इसे मिला करके ये क्या हो गया, एक राजधानी, पंचायत बना करके एक राजधानी भी बना ली। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। मतलब कई ऐसे राजधानियों थे जिसमें किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपने समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। मतलब शक्ति और समृद्धि और या सुरक्षा रखने के भी प्रदर्शन करते थे। और इस तरह क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। मतलब नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था, देख रेख में भी बहुत आसान हो जाता था।
अब इन लोगों का कर के बारे में चलिए देखते हैं, ठीक है। कर क्या क्या था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। महाजनपदों के जो राजा होते थे वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। क्या करते थे? बड़ी सेना रखते थे। इसलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, मतलब बड़ी सेना रखते थे तो कर भी वसूलना शुरू किए। और अधिकांश लोग कृषक थे। क्या थे? अधिक लोग थे वो कृषक थे। प्राय फसल का उपज का 1/6 हिस्सा कर लेते थे। फसल का उपज जो होता था उसको 1/6 हिस्सा कर लेते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे। और श्रमिकों के राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था। अब आते हैं पशुपालक में। पशुपालक में जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों से सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। इस कर को याद रखेंगे। इस कर में से मान के चलिए मिलान वाला दे देगा तो याद रहेगा, तो आप लोगों को अच्छा हो जाएगा इसको मिलान करने में। आखेटकों जंगल से प्राप्त वस्तुएं भी देनी होती थी। कृषक में परिवर्तन। अब कृषक में क्या परिवर्तन आए थे चलिए देखते हैं हम लोग। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कितने? तो 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। मतलब पहले हल का फाल जो था वो लकड़ी के था, लेकिन अब क्या होने लगा? लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। मतलब जो कठोर जमीन है उसे लोहा का फाल से उसको आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा है लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। मतलब पहले बूंद दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया? वो धान के पौधों के क्या किया? रोपण करना शुरू किया, जिससे अब पहले से के तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे। मतलब जो बूंदे थे उसमें बहुत मर जाते थे, लेकिन इसमें जीवित रहते थे। इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण, ये दूसरा कारण थे। तो चलिए हम मगध नेक्स्ट क्या है? तो मगध लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसे नदियाँ मगध से होकर के बहती थी। गंगा नदियाँ और सोन नदी कहाँ से निकलते हैं? तो ये मध्य प्रदेश अमरकंटक के पहाड़ी से निकलते हैं और जा कर के गंगा नदी में बहते हैं, ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। क्या चीज़ से भरा था? तो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। क्या किया जाता था? सेना के काम में लगाया जाता था। याद रखेंगे, हाथियों को पकड़ के क्या करने के लिए लगाया जाता था? तो वहाँ पर रहेगा सेना के या और कुछ रहेगा, तो आप लोग याद रखेंगे कि हाथियों को पकड़ करके किस लिए लगाया जाता था, किस काम के लिए लगाया जाता था? सेना के लिए लगाया जाता था। नेक्स्ट है मगध। बिंबिसार मगध का शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार क्या था? तो मगध का शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। स्तूप का निर्माण राजगृह में किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। कई सालों तक क्या हुए? मगध की राजधानी बनी रही और बाद में ये पाटलिपुत्र यानी आज का पटना को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट है वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ? तो वैशाली थी। यह मगध के समीप था। यहाँ शासन व्यवस्था गण और संघ थी। इन गण संघ के कई शासक होते थे और कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। वह सभी राजा होते थे। ये संघ और गण क्या है? तो मतलब जहाँ पर एक है, 2 है, मतलब यही हमेशा नहीं करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। लेकिन अब कभी कभी होता क्या था कि ये सब के सब एक ही समय से शासन करता था, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? गण, तो गण और संघ कहा गया, ठीक है।
अब आते हैं 2350 साल पहले, 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। क्या करना चाहता था? तो विश्व विजय करना चाहता था। कौन? तो ये सिकंदर कहाँ का था? तो मैसेडोनिया का था। कब? तो ये कितना पहले? तो ये 2300 साल पहले। वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ कहाँ आ गया? तो भारतीय उपमहाद्वीप में। कहाँ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में। और ये ब्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया। कौन सा नदी तक पहुँच गया? तो ब्यास नदी के किनारे तक ये पहुँच गया। और जब उसने मगध के और मगध के और अगर परवान करना चाहा, मगध को और कदम रखना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्या कर दिया? उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ हाथियों का बहुत बड़ी सेना थी। क्या थी? पैदल रथ और हाथियों का बहुत बड़ी सेना थी। तो ये इनकार कर दिए। कहाँ पर आकर के? तो ये ब्यास नदी के पास आकर के इनकार कर दिए। किसका सेना? तो ये सिकंदर का सेना। ठीक है। और ये कहाँ का था? तो मैसेडोनिया का था। छठा है चैप्टर, और चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। इस चैप्टर का क्या नाम है? तो नए प्रश्न और नए विचार, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों को यहाँ पर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जितना भी क्वेश्चन बन सकता है ये सारे चीज़ यहाँ पर है। इसको एक एक लाइन आप लोग देखते जाइए, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा से कवर हो जाएगा ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब भी वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध, बचपन का नाम इसका क्या है? तो सिद्धार्थ नाम है। जन्म स्थान ये जन्म का ईस्वी है ये कब? तो 563 ईसा पूर्व। और जन्म स्थान क्या है? तो लुम्बिनी। और कुल शाक्य प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था। 35 वर्ष जीवन का अंत, 35 वर्ष हुआ था, उसके बाद इसका बोध गया में क्या हुआ था? तो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। और जीवन का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर ही? तो कुशीनगर में, जो वर्तमान कहाँ है? तो वर्तमान है उत्तर प्रदेश में। ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति के लिए ये क्यों घर छोड़ा था? आखिर कारण क्या था? तो यहाँ पर देखिए, एक सैर के लिए निकले थे। तो सैर के लिए निकले थे तो ये 4 चीज़ देखे थे। कौन कौन सा देखे थे? तो बुजुर्ग देखे, बीमार व्यक्ति देखे, मृत्यु देखे और साधु देखे। साधु या सन्यासी बोली। ठीक है। तो फिर ये क्या चीज़ का चुना? तो ये चुना इस चीज़ को। ये बहुत ही सोचा समझा, उसके बाद इस चीज़ को चुना। और वो क्या हुआ? सन्यासी के लिए वो अपना घर त्याग दिया। और त्यागने के बाद जिसके कारण वो 29 वर्ष की आयु में, ये 29 वर्ष की आयु में क्या किया? तो ये ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। घर के जो सुख था उसे छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या किया? घर से बाहर निकल गया। अनेक वर्ष तक भ्रमण करते रहे, बहुत दिन तक वो भ्रमण करते रहे। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद बुद्ध के रूप में जाने गए। पहले वो बुद्ध के रूप में नहीं जानते थे, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसे बुद्ध के रूप में क्या करने लगे? तो जाने गए। पहली बार उपदेश दिया कहाँ? तो सारनाथ में अपना ये उपदेश दिया और कौंडिल्य वे उनके साथियों को दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के शिष्य कौन कौन थे? तो अनानंद और उपाली थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक पाली भाषा में दी। बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य निर्माण की प्राप्ति बताते हैं। सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया। कहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया है? तो सारनाथ में किया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रमुख शिक्षा ये 1 है। ठीक है। जीवन कष्टों व दुखों से भरा है और यह इच्छा व लालसाओं के कारण होता है। क्या कहा? किसने? तो बुद्ध ने क्या कहा? जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और यह इच्छा व लालसाओं के कारण होता है। दुख तो है जीवन में, लेकिन किसके कारण है? तो लालसाओं के कारण है। इस लालसा
को उन्होंने तृष्णा कहा। क्या कहा? तो तृष्णा कहा। लालसाओं को क्या कहा? तो तृष्णा कहा। नेक्स्ट है कि इसका समाधान आत्म समय है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मतलब वर्तमान के जीवन के साथ साथ वो बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये गौतम बुद्ध का है। नेक्स्ट है बोध ग्रंथ। तो बोध ग्रंथ विनय पिटक यानी जीवन की घटनाएं, सूत पिटक संघ के नियम के, उसके बाद अधिधम पिटक आध्यात्मिक विचार। 3 है, इसे याद रखेंगे। इसे मिलान करने के लिए भी दिया जा सकता है या तो 1-2 ऑप्शन में दे दिया जाएगा और ये कौन सा सही है उसे भी यहाँ पर लगाने के लिए दिया जा सकता है। ऐसे PYQ कराएंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो थ्योरी चल रहा है उसे आप लोग कंप्लीट कीजिए। उपनिषद यह उत्तर वैदिक ग्रंथ था। उपनिषद क्या है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथ था तथा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। जैसे ये गुरु है, उसके बाद ये गुरु के समीप बैठ करके उससे शिक्षा लेना, ज्ञान लेना। ये क्या है? गुरु के समीप बैठना। ठीक है। यह बातचीत का संकलन है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचार को चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद की खोज के ढूंढे गए उत्तर। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर? तो जैन धर्म में। ये जैन धर्म में है। ठीक है। ये महावीर का क्या है? तो ये फोटो है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से बना है। किस चीज़ से? तो संस्कृत के जिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। क्या होता है? जिनका अर्थ विजेता होता है। महावीर जैन का जन्म 1540 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व कहाँ पर? तो कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। कहाँ पर? तो कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। अरे जैन का धर्म का जो महावीर है वो महावीर का कहाँ हुआ था? तो ये कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। उन्होंने जासमिक ग्राम में प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। जीवन का अंत इसका 468 ईसा पूर्व में हुआ। पावापुरी कहाँ है? तो ये है कहाँ पर? तो बिहार में। राजगृह बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान। महावीर और जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर। जैन या वज्जी संघ के लक्षवी कुल के क्षेत्रीय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। क्या चीज़ करने के लिए? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब बहुत ही कष्ट किया, उसके बाद उसे फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। और इसका जो त्रिरत्न है वो कौन कौन सा है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन दिगंबर और श्वेतांबर ये 2 विभागों में बटा हुआ है। जैन धर्म की शिक्षाएं। पहला है अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन। किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये पहला है। दूसरा में है भोजन के लिए शिक्षा। यहाँ पर भिक्षा होगा, भिक्षा हाँ ठीक है, भिक्षा है, शिक्षा नहीं। भिक्षा मांग कर सदा जीवन बिताना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तीसरा है मुख्यतः परिवारों ने जैन धर्म का समर्थन किया। क्या हुआ? मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। चौथा है कई शताब्दियों तक में शिक्षाएं मौखिक रही, परंतु 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी।
कहाँ पर है? तो गुजरात में। किस जगह पर? तो वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। कब? तो ये 1500 वर्ष पूर्व। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मतलब घर के अंदर ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब ज्ञान प्राप्त करना है तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। विनय पिटक में संघ के रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्यापार मजदूर प्रवेश ले सकते थे। कौन कौन से? तो ये ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, व्यापार हो गया और मजदूर प्रवेश ले सकते थे। अब ये क्या है? बिहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। मतलब आज यहाँ उपदेश दिया, उसके बाद यहाँ से फिर चले गए, फिर यहाँ पर दिया। ये लोग घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं था। जब बारिश हो जाती थी तो एक घूम घूम करके देना बहुत ही कठिन हो गया था। तो फिर इसीलिए उन्होंने निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी, मतलब एक जगह ठहरने की आवश्यकता पड़ी। तो उनके अनुयायियों के कुछ उद्यान बनाए। बिहार दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाए गए इनमें लोग भोजन, दवा, वस्त्र लेकर आते थे और उसके बदले में उन्हें उपदेश दिया जाता था। क्या किया जाता था? तो उन लोगों को इसके बदले में उपदेश दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था। क्या है? तो आश्रम व्यवस्था। जैन बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे तब ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। किसने? तो ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम अर्थात जीवन के चरण। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। ब्रह्मचारी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह आशा की जाती थी वह सादा जीवन बिताई तथा वेदों का अध्ययन करे। मतलब किससे आशा की जाती थी? तो ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से ये सादा जीवन बिताने की आशा की जाती थी। और गृहस्थ विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। मतलब विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। वनप्रस्थ जंगल में रहकर साधना करना। जंगल में रह करके साधना करना। संन्यास माने सब त्याग कर सन्यासी बन जाए। क्या कर रहे? तो सब त्याग कर सन्यासी। अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य। ये चित्र किसका है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये 2300 साल पहले की थी। कब की थी? 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की। किसने? तो चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की क्या किया? तो सहायता की इस साम्राज्य में। तथा वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। क्या थे? चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। किसने? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। किसने? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। ये हमेशा रिपीट होता है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। और आप लोग को अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग PYQ देखिए, उसमें आपको ये सारे चीज़ दिखाई देगा। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नगरों में व्यापारी, सरकारी और शिल्पकार रहा करते थे। गाँव में किसान और पशुपालक। मतलब नगर में कौन रहते थे? तो नगर में दोस्तों कौन रहते थे? तो व्यापार हो गया, सरकारी और ऑफिसर हो गया जैसे, और शिल्पकार रहा करते थे। और गांव में किसान हो गया, पशुपालक थे। उसके बाद मध्य भारत की ज़्यादातर इलाके जंगलों से घिरा था। इसमें संग्रह और शिकार करके जीविका चलाते थे। क्या करके? तो शिकार करके, संग्रह करके ये जीविका चलाते थे। मेगास्थनीज एक राजदूत था, राजदूत बनकर आया था।
मेगास्थनीज क्या करके आया था? तो एक राजदूत बन करके आया था, जो कि यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? तो मेगास्थनीज। उनकी प्रसिद्ध बुक क्या है? तो ये इंडिका है। किसका? तो मेगास्थनीज का। याद रखेंगे, ये बुक भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर जब देखेंगे तो ये बुक भी पूछा गया है। यानी अगर समझ जाए तो यहाँ से कितना सारे चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया होगा और आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, मतलब जितना भी यहाँ पर एक एक लाइन है वो पूरी इम्पोर्टेंट है। साम्राज्य का राजधानी। अब ये साम्राज्य कौन कौन सा राजधानी बनाए थे, चलिए देखते हैं। ठीक है ना, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला को राजधानी बनाए थे। प्रशासन। साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मतलब साम्राज्य बड़ा होने के कारण हर जगह अलग अलग हिस्सों में क्या किया जाता था? अलग ढंग से शासन किया जाता था। तो चलिए हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में इनके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। क्या था? सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ कि गांव व शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा क्या करते थे? तो अधिकारियों को नियुक्ति करता था। क्या चीज़ करने के लिए? तो कर इकट्ठा करने के लिए। जैसे कर इकट्ठा ये करेगा, उसके बाद ये राजा के पास क्या करेगा? तो लेके पहुंचाएगा। तो ये इकट्ठा करके राजा को दे देता था। इसीलिए इसको अधिकारियों को नियुक्ति किया गया कर इकट्ठा करने के लिए। और किससे करता था? तो ये किसान से, पशुपालक से, शिल्पकार से और व्यापारियों से करता था। तक्षशिला और उज्जैन। छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था तथा इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। मतलब पाटलिपुत्र में क्या करता था? तो अधिकारी नियुक्ति करता था। और यहाँ पर तक्षशिला और उज्जैन में क्या हुआ था कि यहाँ पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। उसके बाद है अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था। मतलब नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था और वहाँ से उन्हें संसाधन यानी भेंट के रूप में मिलते थे। उदाहरण के लिए क्या मिलते थे? तो उत्तर पश्चिम से क्या मिलता था? तो कंबल। दक्षिण भारत से सोना और कीमती पत्थर मिलता था। याद रखेंगे, ठीक है ना, कीमती पत्थर मिलता। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठा कर देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक सम्राट के बारे में। ये कौन है? तो ये अशोक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। क्या थे? सबसे प्रसिद्ध शासक थे मौर्य वंश के। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। क्या चीज़? तो ये अपने अभिलेख द्वारा वो जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा वंश है जो कि अपने अभिलेख द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की? तो वो मौर्य वंश है। लेकिन मौर्य वंश का कौन सा शासक है? तो कौन सा शासक है? तो ये है अशोक। ठीक है, कौन है? तो ये अशोक है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में है। क्या है? तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। अशोक का कलिंग युद्ध। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अशोक के कलिंग युद्ध आप देख सकते हैं यहाँ पर कलिंग युद्ध का ये एक चित्र है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मतलब ये कलिंग जो है वो तटवर्तीय उड़ीसा है, उसका प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनहित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गए। उन्होंने निर्णय किया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो कभी युद्ध नहीं करेंगे। वो खून खराबा देख करके वो क्या कर लिया कि वो युद्ध ना करने की वो कसम खा लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जहाँ पर भी ये प्रांत है, अभी ये प्रांत है, अगर यहाँ का राजा अगर जितना चाहे इसको, तो अगर जीतने के लिए इसे युद्ध करना पड़ेगा तो यहाँ पर खून खराबा तो होगा ना।
तो इसीलिए वो खून खराबा देख करके क्या बोले कि आप भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। क्या करते थे? तो दूत भेजे थे। और प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, जो नहीं देखे हैं वो चैप्टर 1 से प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोहे की औजार और खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महाप्रशांत कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। कहाँ पर मिले? तो कब्र पर मिले। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों का फाल का इस्तेमाल शामिल है। जैसे खेत है तो खेत में जुताई के लिए हलों का फाल जो होता है, जो जोतते हैं खेत को, ये फाल बोलते हैं। जो जोताता है खेत को उसको फाल बोला जाता है। ये इस्तेमाल है। ठीक है। अब यहाँ है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना भी जिस भी चैप्टर को आप लोगों को बता रहे हैं वो चैप्टर में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसीलिए एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे देखिएगा। कृषि के विकास में नए औजार तथा रुपये महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाब और जलाशय बनाए गए। किस चीज़ के लिए? तो सिंचाई के लिए। अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें पानी का ज़रूरत है, तो पानी की ज़रूरत है, तो उसे क्या बनाया गया? तो नहरें बनाए गए, तालाब बनाए गए और जलाशय बनाए गए, ताकि उसमें पानी हो और उसे सिंचाई कर सके और खेती कर सके। गाँव में कौन रहते थे? तो इस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम होगा यहाँ पर। ठीक है, काम नहीं होगा। कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के लोग रहते थे? तो 3 तरह के लोग रहते थे। ये जो चित्र है, ये चित्र गलत जगह लगा है, ये लगना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लग गया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों जो वल्ला कहलाते थे। क्या कहलाते थे? वल्ला कहलाते थे। और साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास और कैंट, सियार और आदि माय कहते थे। ग्राम भोजक। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह गांव का प्रधान होता था और अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियां तक रहते थे। यह एक आनुवंशिक पद था। गांव का बड़ा भूस्वामी होता था। यानी यहाँ पर जो बोला जा रहा है इसमें कि यहाँ पर क्या होता था? ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजक एक ही परिवार के होते थे। जैसे मान के चलिए ये दादा हुआ, बाप हुआ, बेटा हुआ, पोता हुआ, इसी तरह से ये दर पीढ़ी यही लोग रहते थे। और ये क्या कहलाते थे? तो प्रधान कहलाते थे। गांव का क्या कहलाते थे? तो प्रधान कहलाते थे। प्रधान कहलाते थे। ठीक है। और ये काम क्या करते थे? तो अपनी ज़मीन पर दास मजदूर से काम लेता था। मतलब जो अपना ज़मीन होता था उसमें दास और मजदूरों से काम करवाते थे। और यहाँ गांव में कर वसूलते थे। मतलब गांव में कर वसूलते थे। ठीक है। और राजा को देता था। मतलब ये गांव का कर वसूल करके किसको देता था? तो राजा को देता था। और यह कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। मतलब न्यायाधीश और पुलिस जैसा काम भी करता था। जैसे कि कोई पंचायती हो गया, उसे क्या करना, तो उसे यहाँ पर देखिए उसे क्या कर रहे हैं, तो उसे यहाँ पर क्या करना है, नहीं करना, उसको सलाह देना, उसको क्या किसका तरफ क्या गलती है, नहीं गलती है,
उन सारे चीज़ों को ये क्या करते थे, तो ये जैसे मान के चलिए प्रधान है, ठीक है, और ये सारे चीज़ें इसका मतलब गांव का है, तो गांव का है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका बातें सुन रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो सारे चीज़ों की ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये करते थे। तो नेक्स्ट है स्वतंत्र कृषक। तो ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हों गृहपति कहते थे। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसमें ज़्यादातर क्या होते थे, तो छोटे किसान होते थे, जो अपने छोटे किसान होते थे, जो छोटे से किसान होते थे, बड़ा किसान नहीं होते थे। और एक है दास या कर्मकार। अब ये दास या कर्मकार किसे कहा जाता था, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पास स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी और ये दूसरों के ज़मीन पर कार्य करते थे। तो ये कौन कौन सा लोग थे, तो लोहार थे, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार और तथा कुछ दास कर्मकार भी थे। तो इसमें ये सब थे। और ये दास कर्मकार क्या होता है ये पता चल गया। उनके पास खुद का ज़मीन नहीं होते, वो दूसरों पर निर्भर रहते थे, दूसरे के खेतों में काम करते थे, ठीक है। और ये लोग कौन कौन आते थे, तो यहाँ पर इसको आप देखिए कि यहाँ पर आते कौन कौन थे, इसको आप देख लीजिए। क्या है कि ये सब अगर दे देगा ABCD करके और उसमें बोलेगा कि सही विकल्प का चुनिए, तो इसमें इसको अगर याद हो जाएगा तो आप लोगों को चुनने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं संगम साहित्य। अब संगम साहित्य किसे कहते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये तीनों राजाओं यहाँ पर राज करते थे, ठीक है। ये कौन है, तो ये चेर वंश है। ये कौन है, तो ये चोल वंश है और ये पांड्य वंश है। इसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर बाघ है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये है मछली और इसका तीर धनुष। ये धनुष को भी पूछा जाता है, ठीक है, कि पांड्य का क्या चिन्ह है, फिर चेर का क्या चिन्ह है, चोल का क्या चिन्ह है, तो इस चिन्ह को भी याद रखेंगे, ठीक है। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। उनकी रचना 2300 साल पहले की गई। संगम साहित्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। आहत सिक्के किसे कहते हैं, जो सिक्के में गढ़े रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सिक्के में गढ़े हैं, तो ये सबसे पुराने आहत सिक्के हैं। क्या है, सबसे पुराने ये आहत सिक्के हैं जो करीब 500 साल चला। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत मतलब कर ये जो गढ़े हैं ना, इसे गढ़ बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो आहत सिक्का कहा जाता था। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना सुंदर से यहाँ पर आकृतियाँ बनाए गए हैं। अब यहाँ पर नगर है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कर्म से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन, तो मथुरा। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी का, तो ये मथुरा कितना पहले, तो 2000 साल पहले। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र है। क्या है, मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था और मथुरा एक धार्मिक केंद्र वह रहा है। शिल्प तथा शिल्पकार, ऐसे थ्योरी पढ़ते हैं तब इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, जिन्हें उत्तरी काले और चमकीले पत्र कहा जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करना और माल का वितरण करना था। अब यहाँ पर जो दिया गया है मिट्टी का बर्तन और ये
काले और चमकीले पात्र कहा जाता था, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे। आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर चिकनी भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कितना खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये मिट्टी का बना है। क्या है, तो ये मिट्टी का बना है वैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर चिकना दिख रहा है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने थ्योरी की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। अब ये सूक्ष्म निरीक्षण क्या है और ये क्या है? तो ये क्या है, तो ये एक एम्फोरा है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फिर इसको बताते हैं। अरेकामेडो पुदुचेरी 2200 से 1900 साल पहले एक पतन था, जहां दूर दूर से आए जहाज से सामान उतारे जाते थे। इस स्थान में भूमध्य सागर और एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें तेल या शराब जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। अब एम्फोरा है ये, इस एम्फोरा के बारे में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये कहाँ मिला है? तो अरेकामेडी पुदुचेरी ने मिला है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये दोनों तरफ इसका जग की तरह ये हाथ में रखने के लिए, पकड़ने के लिए इसमें लगा हुआ है हाथी। इसमें जार, इसका क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा आता है। जार जैसे, हाथा जैसे, ये सारी चीज़ आता है। इसको अगर आया है क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन के देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग जान जाइएगा कि ये अरेकामेडी में मिला है और ये इसका नाम है एम्फोरा। ठीक है, क्या नाम है? तो एम्फोरा नाम है। तो दोस्तों आज और राजी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि परिस्थितियाँ एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिन्हें परिस्थिति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशासन होता है, और परिस्थितियाँ लिखने का प्रचलन भी था। समुद्रगुप्त की परिस्थिति। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री रहे हरिसेन ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि ने भरपूर प्रशंसा की है। नेक्स्ट है कि हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। पहला है, आर्यावर्तीय के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा है, दक्षिणापथ के 12 शासन आते हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। दक्षिणापथ में जो 12 शासन आते थे वो हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने वो समर्पण कर दिया था। अब तीसरा में क्या है? तो तीसरा में है, इसमें कौन कौन सा आता है? देखिए, असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गुण या संघ आते थे। यह समुद्रगुप्त के लिए उपहार आदि थे। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। चौथा है, कुषाण तथा शक वंश और श्रीलंका के शासन भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उससे किया। विक्रम संवत, चलिए देखते हैं इसे। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, वंशालियाँ। अधिकांश परिस्थितियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। जो परिस्थिति है वो क्या करते थे? शासकों के बारे में उससे मिलते थे, उससे पूर्वजों के बारे में बताती थी। उनकी माँ कुमार देवी लक्षवी गण की थी
और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाधिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के भारत के नेपोलियन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं बल्कि कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सबसे ये क्वेश्चन बनने वाले प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री हन सेंग हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। थानेसर के राजा बने। मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में भी सफलता मिली थी। मगध और बंगाल को जीतने के बाद वे पूर्व में भी सफलता मिली थी। दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की। क्या की? दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। किसने रोक दिया? तो चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय ने उसे क्या किया? तो रोक दिया। और पुलकेशिन द्वितीय की ये परिस्थितियां हैं, अब इससे हम लोग देखेंगे ये परिस्थितियां हैं, तो चलिए देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य का राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। मतलब पल्लव का राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। और चालुक्य का राज्य कहाँ से कहाँ तक? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। याद रखेंगे, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। क्या हुआ? ये व्यापारिक केंद्र था लेकिन धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे और पल्लव और चालुक्य की एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य के राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य के राजा सबसे प्रसिद्ध थे। ठीक है। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रसिद्ध से पता चलता है। किससे पता चलता है? तो रविकृति द्वारा जो रचित प्रसिद्ध है वहाँ से पता चलता है। रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तट इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। क्या क्या? हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। नेक्स्ट है, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से आप लोग देखिए, समझिए। आप लोगों को सीटेट का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। गांव होते थे लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? बदलाव आए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। कभी कभी क्या होता था? एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था।
नेक्स्ट है कि एक नए प्रकार की सेना। सामंत भूमि से कर वसूलते थे। सामंत क्या करते थे? तो भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वह सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे और साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। क्या करते थे? तो इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। तो चलिए अब इससे भी देखते हैं, ठीक है ना। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। क्या है? तो चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिससे सभा कहते थे। क्या कहते थे? जिससे सभा कहते थे। और यह सभाएं उप समितियां के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, सैन्य मंदिरों की देख रेख आदि का काम करते थे। नगरम क्या है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नगरम के बारे में, ठीक है। व्यापारियों के संगठन का नाम था। व्यापारियों के संगठन के नाम क्या था? तो नगरम था। संभावित इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? तो जो धनी लोग हैं, शक्तिशाली है, भूस्वामियों है, व्यापारी है, उसका नियंत्रण था। कालिदास अभिज्ञान शकुंतला। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही यहाँ पर लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। आप लोगों को थ्योरी और PYQ, तो PYQ से थ्योरी कीजिए, आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? तो लौह स्तंभ। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा। कितना है? तो 3 टन से भी, टन होगा, यहाँ पर टन लिखा गया, ठीक है ना, ये टन है, 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। मतलब ये जो लौह स्तंभ है उसमें इतना दिन हो गया है, लेकिन वहाँ अभी भी क्या है? तो जंग नहीं लगा है, जंग वहाँ पर नहीं लगा है। और इसका ऊंचाई कितना है? तो उसका ऊंचाई है 7.2 मीटर। और ये वज़न कितना है? तो वज़न है 3 टन से भी ज़्यादा है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसे 1500 साल पहले हुआ था। और इसका जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अभिलेख के से मिलती है, ठीक है। वहाँ पर जो खुदे हुए अभिलेख है उससे मिलती है। और ये अभी तक जंग नहीं लगा है, इस बात को ध्यान देंगे। इससे अगर क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो कैसे पूछेगा? तो ABC में दे देगा वज़न, फिर ये दे देगा ऊंचाई, और इसे बोलेगा कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर अगर जब तक आपको सही से मालूम नहीं होगा तो चुनाव कैसे करेंगे? तो इसीलिए आपको सही से मालूम करने के लिए थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। क्या है ये? ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। क्या करने को? तो देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे। क्या है? विभिन्न आकार के थे, जैसे एक आकार के नहीं थे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कभी गोला या लंबे, तो कभी बड़े या छोटे, उन सब में एक सामान्य है। प्राय कभी कभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है और फिर डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गया या राख हो गया, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे।
क्या रखे रहते थे? तो सिक्के रखे रहते थे। इस चीज़ को आप एक एक लाइन आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस धातु मंजूसा कहते हैं। धातु को मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। क्या होता है? मिट्टी का टीला होता था। बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया और प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। क्या होता था? वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणी पथ कहते हैं। और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। क्या किया जाता था? तो रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। क्या कहते थे? तो वेदिका कहते थे। ठीक है। सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। किसका? तो विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। और मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? तो गर्भगृह होता था। गर्भगृह होता था। गर्भगृह कहाँ, किस चीज़ को कहा जाता है? जहाँ पर देवी देवता जो रखे जाते हैं उसे गर्भगृह कहते हैं। और इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। होता है जहाँ मुख्य देवी देवताओं का मूर्ति को रखा जाता था। पुरोहित भक्ति पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। जैसे मान के चलिए ये क्या है? तो ये एक मंदिर है। ठीक है। और यहाँ पर क्या रखा हुआ है? तो देवी देवता रखा है। लेकिन इसी के ऊपर जो ये बना हुआ रहता था वो क्या था? तो उस मीनार की तरह, तो वो क्या था? तो शिखर था। उसका नाम क्या है? तो शिखर है। ये चीज़ भी पूछा गया है। इससे भी आपको ABC में दे देगा और बोलेगा कि सही जो विकल्प है उसे चुनिए। तो जब तक इसे देखिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग थ्योरी भी पढ़िए और PYQ भी लगाइए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो जो गर्भगृह है वो क्या है? तो जहाँ पर देवी देवता का रखा जाता है वो होता है गर्भगृह। और जो शिखर है, ये जो मीनार की तरह दिखाई दे रहा है वो क्या है? तो इसके शिखर कहते हैं। और अधिकतर मंदिरों में मंडप नामा की एक जगह होती थी। जैसे कि ये है, तो यहाँ बाहर में एक मंदिर है। अब यहाँ पर जगह है और यहाँ पर बैठ करके क्या करते थे? यह एक सभागार होता था। मतलब यहाँ पर बैठ करके इकट्ठा होकर के ये कहा करते थे, तो वहाँ कुछ इकट्ठा होकर के रहते थे। ठीक है। और वहाँ पर बैठते थे। और महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? तो चलिए इसे भी देखते हैं हम लोग। ठीक है। पहले अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। क्या करना होता था? तो अच्छे जो पत्थर था उसे ढूंढ करके और शिलाखंडों को खोद करके निकालना होता था। यहाँ पत्थरों को काट कर छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों और फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। मुश्किल सबके तैयार हो जाने पर, मतलब मुश्किल होता था पर तैयार हो जाने पर सही उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। मतलब उसे सही जगह से तराशना उसे मुश्किल का काम था, लेकिन उन सारी चीज़ों को करते थे। उसके बाद है पुस्तकों की दुनिया। अब चलते हम लोग देखते हैं। ठीक है। पुस्तकों की दुनिया। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। पुरानी कहानियाँ, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्राचीन है। इनमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य और महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। कौन कौन सा? तो महाकाव्य, महाभारत और रामायण ये लंबे अरसे से क्या है? तो लोकप्रिय रहे हैं। और पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि को माने जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या है? तो विज्ञान की पुस्तकें।
इसी समय गणितीय तथा खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्ट नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने ध्रुव पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। मतलब ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपने ही जगह में ये घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो उसी के कारण दिन और रात होते हैं, जो कि सही है। जब हम लोग भूगोल का सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस समय हम लोग बहुत ही अच्छे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। सुनिए, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के क्या है तो चिन्ह का आविष्कार किया। आयुर्वेद प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, रचक और रचक संहिता और सिद्धि शास्त्र प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत संहिता में शल्य और चिकित्सा ये 14वीं शताब्दी ईस्वी में। तो आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहीं पर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना भी आप लोग चाहे शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।